मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम। रीना सब खड़े, रीना को आप एडमिट कर दीजिए। कहाँ तक आए थे, याद आ रहा है आपको? समय सरगम के विवेचन पर हम लोग बात कर रहे थे और समय सरगम के लगभग आधा हिस्सा जो है हमारा वो हो चुका है। याद आ रहा होगा आपको? यस मैम। हाँ, कहाँ तक आए थे? वो आरण्या और ईशान, उसका एक फ्रेंड है, उसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। वो उससे मिलने गए हैं और वो उनकी एक बेटी और एक जमाई है, और वो सोचते हैं कि ये मुझे मिलने नहीं आए हैं। क्या बोलते हैं उसको मिस। और फिर आपने बताया, मतलब अवन्या के बारे में बताया था कि उसको परिवार के साथ रहना पसंद नहीं, और ईशान एक परिवार में रहना पसंद है। फिर वो दोनों उस पे बहस करते हैं। बिल्कुल सही। और बढ़िए बढ़िए आगे। और क्या क्या हुआ था बताते जाइए। जब तक आप करेक्टली नहीं बताओगे कहाँ तक आए थे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टार्टिंग से लेकर अरण्या और ईशान याद आ रहे हैं आपको? यस मैम। हाँ। और बोलते जाइएगा, चुप्पी मत साधे, केवल एक का उत्तरदायित्व नहीं है। आज के परिवार के बारे में बातचीत कर रहे थे, परिवार की नजदीकियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। परिवार खामोश हो गए हैं, इस प्रकार की चर्चा हम लोगों के बीच में चली थी। और जब परिवार खामोश हो जाता है, जब मम्मी पापा के साथ नाना नानी नहीं रहते या दादा दादी नहीं रहते, तो होता क्या है देखिएगा कि बच्चों के नंबर्स कम आते हैं और जिसके कारण बेटे को मनचाही जगह पर स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता है। कंपटीशन में बच्चे पिछड़ जाते हैं। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है यस कि? मैम। हाँ। यस मैम। ओके। बेटा हो या बेटी हो, परिवार के हर सदस्य को इच्छा के अनुरूप, उसके अनिच्छा के अनुरूप, उदासी के अनुरूप, उल्लास या मन चाहे रूप से रूपांतरित करने का अधिकार है। कल की तसिका में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार का अधिकार हम सभी लोगों को होता है और होना चाहिए, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि स्वतंत्रता स्वैराचार नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? और हम लोग आपको ये बता चुके थे इसके पूर्व भी कि जैसे परिवार ही सुरक्षा का नीड है, एक दूसरे को सहारा देने वाली घनी छाया भी परिवार होता है। परिवार की चौखट में जो पनपता है उभरता है। सामंजस्य मानवीय संबंधों के लिए अत्यंत जरूरी है, ऐसा ईशान का कहना है। ईशान आत्मा की बात करता है, संस्कारों की बात करता है, ईशान दर्शन शास्त्र की बात करता है, ईशान ब्रह्म को प्राप्त करने की शक्ति हर किसी के भीतर होती है, ऐसा वो मानते हैं। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अरण्या और ईशान दोनों एक दूसरे को देखभाल करते हैं। वह भारतीय संस्कृति के प्रति विचार करते हैं, वह आज का समाज जो बदल रहा है उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ तक हम लोग आए थे, याद आ रहा होगा? ठीक है, क्लियर हो गए? आपकी इच्छा हो तो हम आगे बढ़े, आपकी आज्ञा हो तो। यस मैम। यस मैम। अरण्या आप सोई हुई है और निश्चित तौर पर वह रात को ज्यादा सोती है। एम आई राइट? नो मैम। तो कब नो मैम। हाँ, तो अरण्या दिन में सोती है। अरण्या सोई हुई है, रात। दोपहर का समय है और एक फोन की घंटी बजती है। तो अनिच्छा से, मतलब जब सोए रहते हैं ना, तब सोने के पश्चात में यदि फोन की घंटी बजती है या डोरबेल बजती है तो कितनी, पता नहीं आप, मतलब आप लोगों का रवैया घर में कैसा होता है, लेकिन
अधिकतर हम सभी लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि जब हम सो रहे हैं तो बस हमें सोने ही देना चाहिए, है ना। मतलब रोना भी आ जाता है जब सोया नहीं जाता है, कि भाई सोने नहीं देता है, मम्मा बार बार आती है, बजाती है, डोर बजाती है। तो जब सोने का समय होता है और कोई आ जाता है तो रोना भी आ जाता है। ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है। अरण्या सोई हुई है, दोपहर का समय है, और जब उसकी फोन की घंटी बजती है तो अनिच्छा से, मतलब उसकी इच्छा के बिना, फोन उठाकर बदली आवाज में वो फोन को टाल देती है। आवाज को भी बदला जाता है ना। देखिएगा कि एक ट्रिक यहाँ पर हमें अरण्या जी के माध्यम से मिलने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे ट्रिक वह हमें आपको बताने का प्रयास कर रही है कि आवाज को बदला जाता है कि जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। मुझे पता नहीं है उतने रीजन, शायद आपको पता होंगे कि कैसे आवाज में बदला जाता है, कैसे दूसरे को टाला जाता है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, एक नारी होने के नाते वह जो खूबी है वह अपने अरण्य में दिखाई देती है। और 1 घंटे के बाद वो फोन करने को कहती है। वह जो फोन करने वाला बंदा है उसने बता दिया कि 1 घंटे के बाद मुझे कॉल करना। ठीक 1 घंटे में फिर से एक बार फोन बजता है। फोन पर ईशान की मित्र दमयंती बोल रही थी। अब देखिएगा उस दमयंती के बारे में, जो दमयंती है, इसके पूर्व भी हम दमयंती के पार्ट को देख चुके हैं, शायद याद आ रहा होगा। तो फोन पर ईशान की जो मित्र है दमयंती, वो बोल रही थी। वो क्या कहते देखिएगा, मैंने ईशान से आपका नंबर लिया और मैं आप दोनों से मिलना चाहती हूँ। अब देखिएगा कि जिन पर हम विश्वास रखते हैं ना, बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। जागृति, बेटा इस चार्जिंग को लगा दो। जब हम किसी भी व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं ना तो क्या होता है देखिएगा कि इतना विश्वास हो जाता है कि बस हम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। अरण्या और ईशान दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, और ईशान के एक दोस्त एक मित्र के रूप में उभर कर आती है हमारी दमयंती। और जब दमयंती और ईशान इन दोनों की बातचीत चलती है तो सर्वसाधारण तौर पर दमयंती कहती है कि मैं आपसे दोनों से मिलना चाहती हूँ। आपको परसों समय है। अब देखिएगा कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो आपका वर्क बहुत छोटा है। ये यामिनी नाथ तो ज्वाइन हुई थी, अभी फिर से एक बार वो ज्वाइन हो रही है। तो होता क्या है देखिएगा कि आपका छोटा वर्ग है, तो छोटा होने के नाते आपको शायद ही पता नहीं है कि किसी एक व्यक्ति से जब हमें मिलने के लिए जाना है तो क्या करना पड़ता है। देखिएगा बेटा कि सर्वप्रथम तो हमें उस नंबर उस व्यक्ति के साथ बात करनी होती है कि समय आपको कब है, या जैसे वो समय बताते हैं उस हिसाब से हमें अपने समय को ढालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमारी जो दमयंती है, तो दमयंती वास्तविक तौर पर देखा जाए तो उनको सवाल करती हैं और सर्वसाधारण तौर पर उसे मिलने के लिए अपना एक समय लेती है। तो परसों समय है ऐसा पूछती है, तब आप मुझे मिलने आ सकती है क्या। अब देखिए वह शाम को मिलने के लिए उनको बुलाती है। तीसरे दिन अरण्या और ईशान दमयंती को मिलने के लिए चले जाते हैं। ईशान रास्ते में दमयंती के बारे में बताते हुए कहता है कि दमयंती मेरी पड़ोसी रही। वो दिखने में बड़ी आकर्षक, चुलबुली और चुस्त हुआ करती थी। देखिएगा कि जब यौवनावस्था छाई रहती है, हमने आपको बताया कि आपको यदि किसी के साथ बात करनी है, किसी के घर जाना है, तो किसी का समय आपको सर्वप्रथम लेना पड़ता है। लेकिन एक दोस्त होने के नाते अरण्या और ईशान अब दमयंती को मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन औपचारिकता देखिएगा कि एक फ्रेंड होने के बावजूद भी यहाँ पर औपचारिकता को अपनाया जा रहा है कि जैसा आपको समय मिलता है, तो क्या आपको परसों समय है, और उस हिसाब से वो वहां पर उनको बुलाने का प्रयास करती है। तो तीसरे दिन अरण्या ईशान दमयंती को मिलने के लिए चले जाते हैं। और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो जिस व्यक्ति के बारे में अभी तक हमारी अरण्या ने कुछ भी नहीं जाना हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर अरण्या दमयंती के बारे में जानना चाहती है। तो अरण्या के दमयंती के बारे में ईशान ही बता पाएंगे क्योंकि वो अच्छे दोस्त है। तो ईशान रास्ते में ही दमयंती के बारे में बताते हुए कहता है कि दमयंती मेरी अच्छी पड़ोसी रही। मतलब देखिएगा कि अपने ही पड़ोस में रहती थी। वो दिखने में आकर्षक, चुलबुली और चुस्त हुआ करती थी। अब जैसे
हर एक की अपनी अपनी खासियत होती है। किसे परफ्यूम अपने पास में रखना, औरों को गिफ्ट देना या फूलों को सजा कर रखना, ये सारी चीज़ें यदि हमें बहुत अच्छे से आती है एक नारी होने के नाते, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी हमारी जो उभर कर आने वाली नायिका है दमयंती, तो खास तौर पर दमयंती का भी एक क्वालिटी है कि दमयंती भी उसे कीमती बहुत ज़्यादा महंगे परफ्यूम उसकी पहचान थी। उसके पति भले आदमी थे, कद्रदान, संजीदा और पत्नी पर फिदा। मतलब देखिएगा कि अ, दमयंती के जो पति के बारे में बातचीत करते जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग अपने अभी उपन्यास के भीतर घुसने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही हमारी दमयंती के कैरेक्टर पर हम लोग नज़र डालते हैं, तो दमयंती को बड़ी कीमती परफ्यूम उसकी पहचान थी। मतलब बहुत कीमती परफ्यूम को लगा कर घूमना, और उस चुलबुली थी, चुस्त हुआ करती थी। और उसका जो पति है, दमयंती का पति, तो बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, कद्रदान थे, मतलब सभी की कद्र किया करते थे। बहुत से ऐसे पति होते हैं कि यार ये तुम्हारे दोस्त है तो तुम जानो, मुझे कोई इससे लेना देना है नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं था उन दोनों के बीच में, बड़े कद्रदान थे, संजीदा थे, मतलब सब चीज़ों को समझने वाले थे। और वास्तविक तौर पर एक खासियत उनकी थी कि वो पत्नी पर फिदा थे। देखिएगा कि जब भी हम किसी पति को देखते तो पत्नी पर तो वो फिदा होता ही है, हर हर एक पति। अ, उनको अपनाने की एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बस छोटे बच्चे के जैसे पति भी होते हैं। जैसे तुरंत बिगड़ जाना, तुरंत संभल जाना, इस प्रकार से। तो अपने पत्नी पर फिदा थे। वह तो अच्छी सी पत्नी का, अपने बच्चों का, हमेशा ही दमयंती की खासियत ही रही कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी बहुत अच्छे से। लेकिन जब उनके गुजर गए, उनके पति गुजर गए दमयंती के, तो दमयंती के पति गुजर जाने के पश्चात दमयंती अब साधु महात्माओं के बीच में चली जाती है। ज़्यादा वक्त वो वहीं पर गुजारती है। मतलब देखिएगा कि कैसे गृहस्थ जीवन से वो ऊब जाते हैं ना। मतलब पत्नी, जो पति और पत्नी दोनों को मिलाने वाला मंगलसूत्र यदि कोई होता है तो उसके बच्चे होते हैं। लेकिन बच्चे यदि अपने माता पिता से नाराज हो जाए, या पति वहां से घर छोड़कर चला जाए, या इस दुनिया से छोड़कर चला जाए, तो उस पत्नी पर क्या बीतती होगी। और स्वाभाविक तौर पर हमारी जो दमयंती है, तो हमारी दमयंती भी इसी प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती आई। लेकिन उनके गुजर जाने के पश्चात दमयंती ज़्यादातर जो समय है, अधिकतर समय वह उन साधु महात्माओं के बीच में देने का प्रयास करती है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो वहीं पर गुजारने का प्रयास करती है। आधुनिकता के सभी क्वालिटी जो है, सभी गुण उसमें मौजूद है। पहनने का, ओढ़ने का जो सलीका, जो गृहस्थी का कायदा है, मीठी बातचीत है, या अधिकतर औरतें उनसे ईर्ष्या करती थी। ये पॉइंट हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि कैसे कि वह पहनने के लिए या ओढ़ने के लिए उसका जो अपना एक सलीका था। और हमने आपको बताया था कि उसे बड़े महंगे परफ्यूम लगाना वह पसंद किया करती थी, मीठी बातचीत उसकी थी, और इस कारण अधिकतर औरतें उनसे ईर्ष्या करती थी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा भी होता है? क्या लगता है आपको कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि दमयंती के साथ जो होता है, क्या आपको लगता है कि यह आम जीवन में भी ऐसा होता है कि हम यदि दूसरे किसी व्यक्ति से अलग होते हैं, हमारी पहचान अलग होती है, हमारी बातचीत अलग होती है, तो क्या लोग ईर्ष्या करने लगते? एक नारी होने के नाते आपकी राय हम जानना चाहते हैं, हर एक की। जरूरी नहीं है कि हम ही बात करें लेक्चर्स में। प्लीज आप यदि चाहो तो आपके माइक को ऑन कीजिए, आपके कैमरे को ऑन कीजिए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए, जिसे भी कुछ कहना है। हमने कहा कि जैसे कि दमयंती का पहनने का, ओढ़ने का जो सलीका था, उसके गृहस्थी का अपना एक कायदा था, उसकी एक पहचान थी कि वह बहुत महंगे परफ्यूम को लगाती थी।
हमेशा बच्चों को देखा करती थी, उस बच्चों का पालन पोषण किया करती थी, और पति भी उस पर फिदा था, है ना। तो आपको क्या लगता है कि उसकी मीठी बातचीत से और इस प्रकार के बर्ताव से अधिकतर औरतें उनसे ईर्ष्या करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सही में ऐसा होता होगा? क्यों ऐसा होता है, अधिकतर औरतें ईर्ष्या क्यों करती हैं? चर्चा कीजिए आप लोग एक दूसरे के साथ। मैम वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, नारी तो नारी की समस्या होती है। गुड, ओके। हाँ। हाँ, और बस नारी नारी की समस्या बताकर छूट गए आप, इतना ही बता नहीं, पाओ? दमयंती दमयंती की पर्सनालिटी मतलब अच्छी थी, और दूसरों को वो देखकर जलन या ईर्ष्या, मतलब इस म्हणजे क्या बस आप, इतना ही कहना। ठीक है, क्या आपके लाइफ में आपने ऐसा, क्या आपके प्रति कोई और व्यक्ति ईर्ष्या करता है? कोई आपकी सहेली ईर्ष्या करती है, ऐसा कहीं देखा है आपने? और देखा है तो क्या क्या फील किया है, कैसे फील किया है? नहीं मैम, कोई ईर्ष्या करने जलने वाला? वाले जलते, हाँ जी। जलने वाले जलते, जलना उनका काम है। अच्छा, ठीक है, जलने वाले लोग जलते हैं, जलने तो उनको जलने दीजिए, ऐसा आपका कहना है। तो देखिएगा कि जब अधिकतर औरतें उनसे ईर्ष्या करती थी, तो सर्वसाधारण तौर पर जब हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं, है ना, हम अपना एक अलग विशेष महत्व रखते हैं, है ना, तो लोग अपने आप से ईर्ष्या करने लगते हैं। कैसे ईर्ष्या करते हैं कि नहीं यार, इस ये तो डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट, इसमें ये क्वालिटी है, उसमें वो क्वालिटी है, और क्वालिटी जब जब बढ़ती चली जाती है ना, तो लोग ईर्ष्या करते हैं। तो जैसे ही आप कह रही हो कि जलने वाले लोग जलते हैं, हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, तो हमारा कहना यूं होगा कि आपको बिना नजरअंदाज किए हुए हमारी और जो कमियां हैं, तो हमारी कमियों को भी दूर करना पड़ेगा। मतलब ज्यादा ईर्ष्यालु लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा, और जब आपके ईर्ष्यालु लोगों की संख्या तादाद में ज्यादा बढ़ जाएगी, तब आप ऊंचाई के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी आशा भी नहीं थी। ये वास्तविकता है जीवन की। मतलब ध्यान में रखिएगा कि जब ईर्ष्यालु लोगों की संख्या आस पड़ोस में ज्यादा हो जाती है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो लेवल है, आपका जो स्तर है, वह बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी जो दमयंती है, तो दमयंती आधुनिक गुणों से भरी हुई औरत दिखाई देती है। उसके कपड़े पहनने का, उसके चुनरी ओढ़ने का एक अलग सलीका है। यामिनी जी का बेचारी का क्या प्रॉब्लम है, मेरी समझ में नहीं आता। बेचारी बार बार आती है, चली जाती है, बार बार आती है। तो पहनने का और ओढ़ने का जो सलीका उसका था, या गृहस्थी का जो कायदा था, मीठी बातचीत उसकी थी, वो तो अधिकतर औरतें उसकी ईर्ष्या करती थी, लेकिन अब काफी बदल गई है। ईशान और अरण्या दोनों का वह स्वागत दमयंती करती है, लेकिन दमयंती की मुद्रा में आज भी वो आत्मविश्वास झलकता है। उसके घुंघराले ग्रे बाल हैं, मुखड़े का रखरखाव है, इससे वह संपन्न सयानी औरत दिखाई देती है। देखिएगा कि जो हम कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वह कॉन्फिडेंस आज भी हमारी दमयंती में दिखाई देता है। तो यदि आपको शॉर्ट नोट पूछी जाए दमयंती के बारे में, तो क्या आप लोग लिख पाओगे? यहाँ से लेकर, मतलब जैसे दमयंती क्या क्या कार्य करती थी, पहनना ओढ़ने का सलीका, उसके गृहस्थी का कायदा, उसकी मीठी बातचीत, ये अधिकतर औरतें उनसे ईर्ष्या करना, ये सभी चीजें आपको उस जगह पर लिखना नितांत आवश्यक होगा। जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आप शॉर्ट नोट पूछी जाएगी, टिप्पणी पूछी जाएगी, कि टिप्पणी नुमा सवाल पूछा जाएगा, टिप्पणियां लिखी है, तो नीचे लिखा होगा दमयंती, दमयंती के नीचे लिखा होगा ईशान, फिर लिखा होगा आरण्य। तो क्या आप लोग उसे लिख पाओगे? यस मैम, मतलब उनके बारे में पूरा बताना है ना,
कि आरण्या को दिन में सोना पसंद था वगैरह, उनका पूरा। इस देखिएगा कि जैसे इंसिडेंट होता है, जैसे जैसे पूछा जाता है ना, जिसके बारे में पूछा जाता है वो इंसिडेंट को आप लोग याद करते जाइएगा और लिखते चले जाइएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता है कि जिस ढंग से हम आपको पढ़ा रहे हैं उस ढंग से आपको कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। और यदि आप लोगों को यदि प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज आप उसे भी शेयर करते जाइएगा, क्योंकि बाद में हम लोगों को मैम अगर व्यक्तित्व पूछा, यस अगर व्यक्तित्व पूछा तो पूरा जो आपने स्टार्टिंग से समझाया वहां से लेके जब तक ये आरण्या की स्टोरी वहां तक पूरा लिखना है क्या? देखिए क्या, अरण्य की स्टोरी ना लिखते हुए अरण्य की जो हम कहे कि कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो विशेषता होती है, यस अब मैम। सर्वप्रथम तो हमें व्यक्तित्व की विशेषता को देखना, उसको चुनना आना चाहिए। अब कैसे थी अरण्या, तो स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके हैं कि वह क्या कार्य करती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, उसे क्या क्या पसंद था, गिफ्ट में वह क्या लेना पसंद करती थी, ईशान और उनकी दोस्ती कैसे, तो ये सभी चीजें आपको वहां पर लिखनी है। और साथ ही में उनके जो दोस्त हैं, हो सकता है ऐसा कि उन्होंने दमयंती के बारे में भी पूछ लिया हो, तो आपको दमयंती के बारे में भी लिखना होगा। तो दमयंती के व्यक्तित्व के बारे में जो अभी आप लोगों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें वहां पर मौजूद होनी चाहिए, है ना। तो दीपक पाटिल करके एक धुलिया के सर हैं, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ आपको एक बुक को रेफर करने के लिए बताया गया, तो हो सकता है कि उसी बुक को हम आपको दें, है ना। तो वो नोट्स आपके लिए बड़ी किफायती रहेगी, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने मार्मिकता से लिखा हुआ है, बहुत गहनता से लिखा हुआ है समय सरगम के बारे में। तो बहुत ही जल्द हम उनकी जो पीडीएफ है हमारी गूगल क्लासरूम पे डलवा देंगे, ताकि वह आपके पास सेफ रहेगी, ठीक है। यस मैम। तो पहनने ओढ़ने का उसका सलीका, गृहस्थी का उसका एक कायदा, मीठी बातचीत, और अधिकतर औरतें उनसे ईर्ष्या करती है, लेकिन अब समय के साथ साथ नारी को बदलना पड़ता है। तो ईशान और अरण्या जब दोनों का स्वागत दमयंती करती है, तो दमयंती की मुद्रा में आत्मविश्वास है, उसके घुंघराले बाल होते हैं, घुंघराले और ग्रे बाल होते हैं ना, जैसे हमारे घुंघराले और ग्रे बाल है वैसे, और जैसे मतलब स्ट्रेट बाल भी होते हैं, तो जैसे दमयंती की मुद्रा में वह आत्मविश्वास दिखाई देता है, उसके घुंघराले ग्रे बाल है, मुखड़े का रख रखाव है, और इससे वो संपन्न सैन्य औरत दिखाई देती है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको दमयंती के बारे में पूछे जाते, तो आपको ये लिखते बनना चाहिए उस समय में जब आपके एग्जाम होंगे। दमयंती ईशान और अरण्या को ड्राइंग रूम से बचाते हुए अपने कमरे में ले जाती है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों वो ड्राइंग रूम में उन्हें बैठने के लिए नहीं कह पाती है, क्या कारण हो सकता है कि वो बैठक में अपने दोस्तों को नहीं बिठा पाती, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, प्लीज शेयर में, आप लोग शेयर करते जाइएगा। मैम एक बार रिपीट करो ना, आपकी आवाज नहीं आई, ब्रेक हो रही थी। हमने कहा कि दमयंती की मुद्रा में आत्मविश्वास है, घुंघराले ग्रे बाल है, उसके मुखड़े का रखरखाव, इससे वह संपन्न सैन्य औरत दिखाई देती है। दमयंती ईशान और अरण्या दमयंती ईशान और अरण्या को ड्राइंग रूम से बचाते हुए अपने कमरे में ले जाती है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि दमयंती ईशान और अरण्या को ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठा पाती, क्यों वो वहां से बचाते हुए, सबकी नजर बचाते हुए अपने कमरे में ले जाते, व्हाट इज द रीजन, क्या ऐसा रीजन होगा, ये आपसे जानना चाहते हैं। मैम उसके फ्रेंड वगैरह आए होंगे ना, जो बिल्कुल दामिनी की तरह रहते हैं, दामिनी की तरह उनका रहन सहन है, और ईशान और आरण्या बिल्कुल दामिनी के जैसे रहते नहीं है। ये दामिनी कौन है? ईशान दमयंती के के वाइफ की फ्रेंड। वो दामिनी है? मैम वो नहीं, दोनों ही ईशान उसकी फ्रेंड थी ना। वो दामिनी है क्या, ये मेरा सवाल है बेटा आपके लिए। नहीं मैम, लक्ष्मी लक्ष्मी की ईशान की वाइफ का नाम लक्ष्मी था और उसकी फ्रेंड का नाम कामिनी था। एग्जैक्टली कौन बात कर रहा है, आपका नाम पता चल सकता है बेटा? प्रियंका सालुंकी। प्रियंका, ग्रेट। और अभी अभी दामिनी किसने कहा? पूजा। पूजा, भूख लगी है?
मैम मैं वो नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी ईशान की वाइफ की फ्रेंड है वो। अरे बाबा, तो आपने नाम क्या किया? दामिनी बताया, जबकि उसका नाम दामिनी नहीं है। प्रियंका, नाम बताइएगा पूजा को। सॉरी मैम, का- कामिनी। कामिनी। हाँ, दामिनी और कामिनी में फर्क है बेटा, ध्यान में रखिएगा, है ना। कंफ्यूज मत होइए आप, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही है। हमारा सवाल आप सभी लोगों के लिए है कि दमयंती ईशान और अरण्या को ड्राइंग रूम से बचाते हुए अपने कमरे में ले जाती है, तो क्यों क्यों, व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है अपने कमरे में ले जाने का? क्यों ड्राइंग रूम में उसे वहां पर नहीं बिठा पाती, जबकि वो घर तो पूरा दमयंती का है? बोलिए बोलिए, बोलते जाइएगा आप। आपको पढ़ाया है हमने, ये सब बताया है, मुझे याद आ रहा है सारे इंसिडेंट। यदि एक एक करके आपके सामने निकालना लूं तो फिर पढ़ाना बेकार होगा हमारा। बताते जाइएगा आप। जरूरी नहीं है दोस्तों कि जितना आज के तस्वीर में बताया गया है, ये तो पिछले तस्वीरों में बताया गया था, जो आपने बहुत अच्छे से लिया भी है, तो बताते जाइए। समय देते हैं 5 मिनट का, बस केवल 45 मिनट की तासिका है, तो हम ही पक पक करते चले जाए और समझ में आए या ना आए, उन टीचर्स में से हम लोग नहीं है। हमारा परम उत्तरदायी तो होता है कि आपने क्या क्या लिया आप तक। थोड़ी जांच पड़ताल भी तो करें आपके दिमाग की, नहीं तो हो जाएगा ऐसे ही कि कल ईशान की जगह पर और कोई रेहान आ जाएगा, है ना पूजा? नहीं मैम। हाँ, आरण्या की जगह पर शरण्य आ जाएगी, जैसे कामिनी की नहीं जगह पर मैम, दामिनी आ गई, दमयंती की मैं जगह। वो दोनों मैं वो दोनों नाम सेम सेम है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे कैसे कंफ्यूजन हो जाता है? इसीलिए तो आपको बोला हमने कि आपके रूम में आप एक चार्ट बनाइए, आप ट्री डायग्राम बनाइए। ट्री डायग्राम पता है ना ट्री डायग्राम कैसे होता है? यस मैम, यस मैम। ट्री यस मैम। बनाइए। ट्री पर आपको एप्पल पसंद है, एप्पल, चॉकलेट पसंद है। मैं तो हमेशा मेरे स्टडी रूम में चॉकलेट्स वाला पेड़ बना कर रखते थे, और उस चॉकलेट्स में लिखिएगा एक जगह पर ईशान, फिर उसी का एक पौधा, उसी का एक उसी ईशान की एक ही डाली, है ना, उसी के एक चॉकलेट, ईशान की पत्नी का नाम, ईशान के बेटे का नाम, ईशान के फ्रेंड का नाम, उसके फ्रेंड के फ्रेंड का नाम। यह इस प्रकार से आप लोगों का जब सर्कल तैयार होगा ना, दैट्स कॉल्ड ट्री डायग्राम। अब जब आप लोगों का ट्री डायग्राम बन जाएगा, एक ऐसा पौधा तैयार हो जाएगा समय सरगम का, तो उस समय सरगम को आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से वहां घुमाओगे ना, तो बड़ी दिमाग, शातिर दिमाग लगेगा उसके लिए, है ना। तो चलते हैं हम फिर से एक बार दमयंती के ड्राइंग रूम में। तो दमयंती उस ईशान को और अरण्या को ड्राइंग रूम में इसलिए नहीं ले जाना चाहती क्योंकि उसे इतनी परमिशन नहीं है। वह अपने बहू बेटों से डरती है, और बहू और बेटे ने उसे अपने अपने जो दोस्त होते हैं, अपने दोस्तों की बातचीत की कॉल पर भी रोकथाम लगा दी है, और इसी कारण वह अपने ड्राइंग रूम में अपने बहू और बेटों के सामने अपने दोस्त को अपमानित होना नहीं चाहती, और इस कारण वह अपने कमरे में ले जाती है। बताया नहीं था ये सब चीजें आपको? बताई पता थी था मैम। मैम। हाँ। तो कितने रहते हैं हम क्लासरूम में? कुछ खाना वाना खाते हो क्या लेक्चर्स के समय में? किचन में रहते हो या और कोई काम नो करते हैं? मैम, नो मैम। नहीं ना, पक्का यहीं पर रहते हो ना? स्पेशल स्टडी रूम में रहते हैं मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, बहुत ही बढ़िया लगा। हम अगर जाना भी चाहे किचन में, पर मम्मी तो नहीं जाने देगी ना। कहाँ? किचन में अगर जाना भी चाहे तो मम्मी नहीं जाने देगी ना स्टडी के टाइम पे। अच्छा, वेरी गुड। ये वीरेंद्र सपकाड़े एंटर होना चाहते हैं। हु इज दिस पर्सन, यू नो? कौन है ये वीरेंद्र सपकाड़े? प्लीज एडमिट तो कर पता देते नहीं हैं हम। मैम। देखिएगा, हम आप सभी लोगों से फिर से गुजारिश करते हैं कि आप आपके पापा के नाम से, भाई के नाम से मत जुड़िएगा।
सेपरेटली आप आपके नाम से जुड़िएगा ताकि आपकी अपनी पहचान हो। पूजा, आपको अटेंडेंस का एक पिक निकाल लेना है बेटा, है ना। जितने भी आज के अटेंडेंस होगा उस अटेंडेंस का फोटो आपको बाकायदा निकाल कर हमारे पर्सनल मोबाइल पर आपको डालना होगा। डेली का यह कार्य होगा आपका। ओके, तो डेली आपको अब से करना ही ओके मैम। है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि जब आपका एक आता है स्क्रीन पर आ जाता है कि इतने बच्चे ज्वाइन हुए, तो प्लीज आप आपके नामों के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। आप आपके पापा के साथ या आपके भाई के नाम के साथ जुड़ते हो तो आपकी एब्सेंट लग सकती है उस जगह पर और आपके नाम प्रकाशित नहीं हो पाता। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी लोगों से कि अभी अभी जैसे वीरेंद्र सपकाळे करके कोई जुड़े हुए हैं, तो शायद कोई बच्ची होगी, उसमें कोई दो राय है नहीं, कोई और व्यक्ति इसमें जुड़ नहीं सकते। बट आप लोगों से गुजारिश इतनी है कि आपका अटेंडेंस महत्वपूर्ण है, कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे विभाग के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो प्लीज आप आपके नामों के साथ जुड़िएगा। एक मैसेज टाइप करके छोड़ दीजिएगा पूजा कि सभी बच्चे जो जुड़ते हैं अपनी क्लास में जूम मीट पर, तो कृपया अपने नामों के साथ जुड़िए, न कि अपने पेरेंट्स के नामों के साथ जुड़िएगा, ठीक है। और दूसरा आपको पिक निकालने के लिए बता दिया अटेंडेंस का, ये भी अभी आप कर लीजिएगा। तो दमयंती ईशान और अरण्या को ड्राइंग रूम से बचाती अपने कमरे में ले जाती है और वो कहती है कि जब से मैं आश्रम में रहने लगी हूँ मेरी वृत्ति बदल गई है। देखिएगा कि कैसे हम अपने आप को बदल देते हैं उम्र के हिसाब से, और बदलना पड़ता है यार। आज की जो आपकी खासियत है, आज की आपका जो स्वभाव है, आज की जो आपकी प्रकृति है ना, वो प्रकृति 20 साल के पश्चात, 25 साल के पश्चात या 50 साल के पश्चात वैसे की वैसी नहीं रह सकती। आपको अपने आप में बदलना पड़ेगा, और जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के अनुरूप हम अपने आप को बदल देते हैं। तो सर्वसाधारण तौर पर हमारी दमयंती भी जब से आश्रम में चली जाती, उसने अपनी वृत्ति बदल दी। पहले वह मांस खाया करती थी, अंडा खाया करती थी, लेकिन अब तो उसकी इच्छा ही नहीं होती है सब खाने की। अब क्या कहती, मैं अब शाकाहारी हो गई हूँ, मुझ में बड़ा बदलाव आ गया है। पहले सूती कपड़े उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे, अब मैंने सूती जोड़े बनवाए। मतलब देखिएगा कि कपड़े भी पहनने का अपना एक ढंग होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है कि कई लोग बिल्कुल कॉटन टाइप कपड़े पहनते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कपड़े अच्छे नए मतलब अलग अलग तरीकों के कपड़े पहनने का, चमक दमक वाले कपड़े पहनने का शौक होता है। तो जैसे दमयंती अब तक चली जा रही थी आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो जाने लगी है, तो वहां पर जाने के पश्चात हम देखते क्या है कि वह अब सूती कपड़े पहनने लगी है। अब वो मांस अंडा नहीं खाती है, बल्कि वह शाकाहारी हो चुकी है। और अब मैंने सूती जोड़े बनवाए हैं, रेशम पहनूं तो बेटे बहुए कहती कि इस उम्र में चमक दमक अच्छी नहीं लगती। अब देखिएगा कि जैसे रेशम के जो कपड़े होते हैं ना, वह रेशम के कपड़े ऐसे चमक दमक वाले होते हैं, मतलब उसमें एक सिल्क का जो होता है, हम यूँ कहें कि बड़े रंगीले होते हैं, चमक वाले होते हैं, या हम कहें कि बड़ी वो बहुत अच्छे से लगते हैं, तो वह नहीं पहनना। उसे तो चमक दमक वाले कपड़े पहनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारी दमयंती की जो बहू है वह उन्हें सूती कपड़े देती है, और वो सूती पहनी तो वह भी उन्हें पसंद नहीं करती। तो कहते हैं कि इन कपड़ों में आप हमारी माँ नहीं लगते। अब देखिएगा कि कैसे बच्चे जो है ना, तो बच्चों के अनुरूप वो अपने आप को ढालने का प्रयास करती दमयंती। कपड़े भी पहनने हैं तो बहू और बेटे के हिसाब से पहनेंगे जैसे उनको पसंद है, अपनी पसंद को नहीं जानेगी। यदि उसे रेशम के कपड़े पहनने हैं तो भी नहीं पहनने देगी उनकी बहू बेटा। और कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि इन कपड़ों में आप हमारी माँ ही नहीं लगती, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब वो परामर्श लेना चाहती है, भले वो सेल्फ डिपेंड है, अपने आप पर वो आत्मविश्वास भी रखती है, उसके पास अपनी सत्ता भी है, लेकिन अब वो विवेक के साथ निर्णय नहीं ले सकते। अब कैसा विवेक? विवेक का तात्पर्य ऐसा होता है कि हम अपने निर्णय खुद लें, अपना एक खुद का विवेक, जिसे हम कहते हैं ना कि सत्सद विवेक बुद्धि होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोगों के बीच में ऐसा होता है कि
जब हम लोग किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो इस रास्ते से जाए या उस रास्ते से जाए, हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, विवेक हमारा नहीं होता, विवेक शून्य हो जाते। तो हमारी सतत विवेक बुद्धि यदि जागृत होती है तो निश्चित ही तौर पर हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है दमयंती के बारे में। दमयंती को सतत विवेक बुद्धि न होने के कारण आज वह अरण्या से कुछ परामर्श लेने का प्रयास करती है। तो कहते हैं कि ये कपड़े भी नहीं पहनो, वो कपड़े भी नहीं पहने, तो तुम ही बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। तब अरण्या दमयंती को क्या कहती है, देखिएगा। दमयंती आत्मविश्वास को प्राप्त करने वाली है, लेकिन अरण्या चूंकि स्वतंत्र विचारों वाली है, अरण्या को उसके लाइफ में किसी का आना, किसी का इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। न ही अरण्य की लाइफ में किसी का आना इंटरफेयर है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए उन दोस्तों के प्रति भी यदि ऐसा होता है तो दोस्तों को भी सचेत करवाती कि नहीं, दिस इज नॉट फेयर। आपके मन को जो अच्छा लगता है, आपके मन को जो भाता है, आप वही पहनिए। क्या कहते देखिएगा। अरण्या जब दमयंती उसे सवाल करती है कि ये भी नहीं पहने, रेशमी भी नहीं पहनने देते, सूती भी नहीं पहनने देते, तो मैं इन कपड़ों के बारे में यदि मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ आपको क्या करना चाहिए। तो अरण्या दमयंती को कहती है कि आप वह पहनिए जो आपके मन को भाता है। तब दमयंती कहती है आप अपने दिलो दिमाग की मालकिन है, अकेले रहती है, आप उदास नहीं रहती है। तब अरण्या कहती नहीं, जरूरी नहीं है। दमयंती की अपने परिवार की बातें ईशान और अरण्या किस प्रकार से वो समझाती है, देखिएगा। दमयंती तो तुरंत कहलवा देती है। क्या कहती है कि तुम तो अकेली रहती हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है, किसी की उदासी तुम पर नहीं है, तुम तो अपने दिल और दिमाग की मालकिन हो। तब अरण्या कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। दमयंती अपने परिवार की हर चीज को, हर बातों को ईशान और अरण्या को शेयर करना चाहती है। उसके पति उसकी जरूरतों का इंतजाम कर गए हैं। जीने मरने पर किसका बच चलता है, जिसको जितनी आयु मिलती है उतना उसे जीना ही है। जाने के लिए तो सभी आए हुए हैं और यही सृष्टि का नियम भी है। लेकिन अब मुझे चिंता होती है, शायद मरने का डर लग रहा है। तब अरण्या उसे समझाती कि वह हर इंसान की नियति है, उससे में डरना नहीं है। आपका समय यदि नहीं कटता है तो आप वृद्धाश्रमों में अपना योगदान दे सकते। देखिएगा कि